नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा जो वीडियो है वह होने वाला है मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। तो मध्य प्रदेश के साहित्यकार कौन कौन से रहे हैं जिनको कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाता है कि किस साहित्यकार के विषय में पूछा गया है, उनकी किन कृतियों के बारे में पूछा गया है, तो उस पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले जो कवि हैं वह हैं महाकवि कालिदास। तो इनकी जो रचनाएं हैं कालिदास जी की वह हैं महाकाव्य जो उन्होंने लिखे हुए हैं। उसमें देखिए रघुवंश है, इसके अंतर्गत उन्होंने दिलीप से लेकर रघुवंश के अनेक राजाओं का सुंदर वर्णन किया है। कुमार संभव है, कुमार संभव में इनमें शिव की कथा का वर्णन किया है। नाटक में देखें तो इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, ये इन्होंने कुछ जो हैं नाटक लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने खंड काव्य में ऋतु संहार, मेघदूत, ये इनके खंड काव्य हैं। मेघदूत जो है इनका, इसमें ये यक्ष अपनी प्रेमिका को रामगिरी पर्वत से बादल के माध्यम से संदेश प्रेषित करते हैं, उसका वर्णन है। तो ये बहुत प्रसिद्ध है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम अगले जो साहित्यकार हैं वह हैं हमारे भर्तरी। तो ये प्राचीन कालीन साहित्यकार हैं। देखिए भर्तरी जो हैं इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म उज्जैन में हुआ और इनकी समाधि का जो स्थल है वह है इनका राजस्थान में। ठीक है, इनको शतक त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, जिसमें शतक लगा है इसीलिए शतक त्रयी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखते हैं अगले जो साहित्यकार हैं प्राचीन कालीन साहित्यकारों में, वह हैं आपके बाणभट्ट। देखिए ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने उन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि भी दी। बाणभट्ट का प्रकृति चित्रण बहुत ही मनोहरी था व उन्हें साहित्य के वनांचल का केसरी भी कहा जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि साहित्य के वनांचल का केसरी किसे कहा जाता है, तो ये हैं बाणभट्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए हर्षचरित्र और कादम्बरी इनकी रचनाएं हैं। फिर आते हैं अगले साहित्यकार, वह हैं भवभूति। भवभूति जो है भारतीय मिल्टन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, भारतीय मिल्टन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? भवभूति। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वह हैं मालती माधव, उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्र। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अगले जो हमारे साहित्यकार हैं वह हैं राजशेखर। तो ये जो हैं कलचुरी वंश के महान युवराज देव प्रथम 915 से 945 ईस्वी के बीच में रहे। उनके साहित्य के महान आश्रय दाता थे, जिनके दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर रहते थे। तो ये वहाँ पे रहते थे। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वह हैं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, जिसमें कलचुरी वंश का वर्णन है, और बाल रामायण और बाल भारत। ठीक है, तो ये हमारे प्राचीन कालीन साहित्यकार थे। अब देखते हैं मध्यकालीन साहित्यकार कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले आते हैं केशव दास। केशव दास को मुगल बादशाह जहांगीर का जो है संरक्षण प्राप्त था। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है। देखिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए, जो मैं बोलता जा रहा हूँ इसको कहीं नोट कर लीजिए। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को बोला जाता था। ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में ये राजकवि थे। केशव ने श्रृंगार रस में अधिक रचनाएं लिखी हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इसमें देखेंगे आप कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका व रत्नवावणी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, श्रृंगार रस के कवि अधिकतर माने जाते हैं। फिर हैं अगले जो कवि आपके साहित्यकार हैं वह हैं पद्माकर। पद्माकर, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सागर मध्य प्रदेश में हुआ। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, हितोपदेश, है ना। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हितोपदेश के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए पद्माकर की जो है रचनाएं हैं। फिर है हमारे जो है और भी इनकी कुछ रचनाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे
अगले जो साहित्यकार हैं वह हैं भूषण। इनका उपनाम जटाशंकर था और इनका जन्म कानपुर के निकट माना जाता है। भूषण को बुंदेला शासक छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था। भूषण ने वीर रस प्रधान काव्य लिखा, तो इन्होंने शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, ये सारी रचनाएं इन्होंने लिखी। तो ये प्रमुख कवि थे, लेकिन इन्होंने 2 राजाओं का प्रमुख रूप से जो है अपने काव्य में स्थान दिया है। एक हैं छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज और दूसरे हैं छत्रसाल महाराज। ठीक है, इनके बारे में ही इन्होंने जो है रचनाएं लिखी हैं। फिर आते हैं आपके आधुनिक साहित्यकार। आधुनिक साहित्यकारों में देखेंगे तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वह हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म 1889 में बाबई होशंगाबाद में हुआ व कर्मभूमि इनकी जो है वो खंडवा रही। तो इनका जन्म होशंगाबाद के बाबई में हुआ था, लेकिन कर्मभूमि कहाँ पे है? खंडवा में रही। इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इनकी प्रभा पत्रिका का संपादन खंडवा से किया गया, जबकि कर्मवीर का संपादन जबलपुर से किया गया। तो इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, इनका संपादन का भी लिखा हुआ है यहाँ पे। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी जो है कविता संग्रह, इसके लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी कविता संग्रह के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। अगले कवि इनकी रचनाएं जो देख लीजिए, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिम तरंगिनी, हिम कीर्तनी, दीप से दीप जले, कैसा चंदा बना देती है और पुष्प की अभिलाषा। ये प्रमुख रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अब देखते हैं अगले गजानंद माधव मुक्तिबोध। देखिए इनके बारे में, तो इनका जो जन्म है वह श्योपुर जिले में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो ये हैं चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस एवं डूबता चांद कब डूबेगा। ये प्रमुख रचनाएं हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध की। और इसमें चांद का मुंह टेढ़ा और ब्रह्मराक्षस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 1904 में इलाहाबाद के पास हुआ एवं इनकी कार्यस्थली जो रही वह जबलपुर रही। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इनका जो विवाह है वह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। इनकी मृत्यु सिवनी में कार दुर्घटना में हुई 1948 में। इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो ये हैं त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती व उन्मादनी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और देखें तो इसमें देखें ये कदम्ब के पेड़, वीरों का कैसा हो बसंत। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इनकी रचनाओं से संबंधित, तो रचनाएं याद रखिए। फिर अगले जो कवि हैं वह हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी, इनका जो जन्म है वह भी होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ और इनने जो वसुधा तथा प्रहरी नामक पत्रिकाओं का संपादन जबलपुर से किया। इनकी प्रमुख रचनाएं तट की खोज, किले की डायरी, टार्च बेचने वाला, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, ठठुरता गणतंत्र व भूत के पांव पीछे, हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इनकी रचनाओं के नाम बड़े अच्छे हैं। जैसे देखिए आप लिखते हैं हंसते हैं रोते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। भूत के पांव पीछे, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठठुरता गणतंत्र, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको भी याद रखिए। हरिशंकर परसाई की सारी रचनाएं हैं। अब देखते हैं शरद जोशी। देखिए इनका जन्म 1931 में कहाँ पर हुआ? उज्जैन में हुआ। इन्हें 1990 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलिस्म, जादुई दुनिया, फिर किसी बहाने, रहा किनारे बैठे एवं मैं और केवल मैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है,
शरद जोशी, इनका जन्म कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ। जिला भी ध्यान रखिए किस जिले में इनका जन्म हुआ। अब आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इनका जन्म 1897 में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुआ। ये लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। तो इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य रहे मध्य प्रदेश के कवि कौन से थे? तो वो हैं आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला। अगले जो साहित्यकार हैं वह हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 1913 में टिगारिया ग्राम जिला होशंगाबाद में हुआ। तो इनका जन्म भी होशंगाबाद में हुआ। इसके पहले हमने हरिशंकर परसाई देखे, उनका जिला भी होशंगाबाद था। उसके पहले हमने माखनलाल चतुर्वेदी देखे, उनका जिला भी होशंगाबाद था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका कार्यक्षेत्र जो रहा वो महाराष्ट्र का वर्धा जो है वहाँ रहा। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, सन्नाटा एवं बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर हैं मुल्ला रमूजी। इनका जन्म 1896 में भोपाल में हुआ। इनका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमूजी, तथा वे गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं लाठी और भैंस, और अज्जात, अंगूरा व मुसाफिर खाना। ये भी ध्यान रखिए, ये भोपाल के कवि रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोपाल से संबंधित है। फिर देखते हैं आनंद आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ये इनका जन्म उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कर्मस्थली व मृत्यु जो हुई वह उज्जैन में हुई। तो इन्होंने जो भी कार्य किया वो कहाँ पे किया? आके उज्जैन में किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रमुख देखेंगे आप पूर्व कवियों के नाम मिलेंगे, लेखकों के नाम मिलेंगे। तो इनकी रचनाएं इस तरह से हैं, देखिए जैसे कि जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला। तो इस तरह से अगर आपको पूछा जाए कि ये किनकी रचनाएं हैं, तो ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाएं हैं, जो कि इन्होंने कवियों के नाम पर ही इनकी रचनाओं को लिखा है। उसके बाद देखें तो बाल कवि बैरागी। इनका जन्म नीमच जिले में हुआ। इनका वास्तविक नाम नंद रामदास था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं बाल कवि बैरागी, ठीक है। फिर हैं अगले हैं जगनिक। तो देखिए जगनिक, इनका संबंध कहाँ से रहा? इनका संबंध रहा बुंदेलखंड से। और जगनिक हमारे जो है मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना है आला खंड, जिसमें 52 खंड हैं, ठीक है। और इसको आला गायन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी कविता जो है वो आला खंड मानी जाती है। फिर हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जो है साहित्यकार, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पे हुआ? ये हुआ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, और ये पूर्व में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी रचनाएं हैं एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कुछ रफू कुछ थेड़े। फिर हैं आप देखिए एक और लोक साहित्यकार हैं, वह हैं सिंगा जी। तो सिंगा जी जो है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख संत थे। इन्हें निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इनका जन्म बड़वानी मध्य प्रदेश में हुआ। इन्हें निमाड़ क्षेत्र में पशु रक्षक देव के नाम से भी पूजा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 12 मासी व 15 तिथि। अगले हैं घाघ जी के जन्म को लेकर थोड़ा सा विवाद है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ। इनकी कहानी कृषि से संबंधित है व ये अकबर के समकालीन रहे हैं। इनकी प्रमुख रचना है घाघ भादरी की रचनाएं। फिर हैं साहित्य कला से जुड़ी कुछ संस्थाएं, इनके बारे में समझ लीजिए। देखिए रविंद्र भवन कहाँ पर है? भोपाल में है। स्थापना कब हुई? 1884 में। और यहाँ पर क्या होता है? इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो ये इसका उद्देश्य यह था कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कलात्मक क्रियाकलाप किए जाते हैं। अगला है मध्य प्रदेश कला परिषद। ये भी कहाँ पर है? ये भी भोपाल में है। इसकी स्थापना 1952 में हुई
उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का? ये था राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं को प्रोत्साहन देना। फिर है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल। देखिए ये सारे भोपाल के हैं, रविंद्र भवन, मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य भवन, है ना, साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, है ना, ये सभी भोपाल में हैं। भारत भवन, तो हम एक एक करके देखते हैं। अब साहित्य परिषद में देखें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई। उद्देश्य इसका जो था वो मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन व संरक्षण हेतु नए रचनात्मक एवं आलोचनात्मक साहित्य का प्रकाशन करना। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये भी भोपाल में है। कब स्थापना हुई? 1969 में। इसका क्या उद्देश्य है? इसका है कि हिंदी में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। फिर है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना 1976 में हुई। इसका उद्देश्य है उर्दू साहित्य व संगोष्ठी को प्रोत्साहन देना। फिर कालिदास अकादमी, ये उज्जैन में है, ठीक है ना, ये उज्जैन में है और इसकी स्थापना 1978 में हुई। इसका उद्देश्य था कालिदास तथा संस्कृत जो है उसकी गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व की भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन करना। फिर भारत भवन देखें तो ये भोपाल में है। स्थापना 13 फरवरी 1982 को हुई। उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? ये थे आपके चार्ल्स कोरिया। यह शिमला हिल्स पर स्थित है, ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी, ये भी भोपाल में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। उद्देश्य हिंदी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी का एक मंच पर कविता, कहानी पाठ इत्यादि करवाना। फिर है मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, ये भी भोपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसको क्या है? संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अकादमी का व्याख्यान, परिचर्चा, समारोह, संगोष्ठी एवं पुरस्कार का ये आयोजन करती है। फिर मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी, ये भी भोपाल में। इसकी स्थापना 1987 में हुई। उद्देश्य क्या था? इसका तुलसी साहित्य का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। मध्य प्रदेश में तुलसी साहित्य का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। और एक है भोजपुरी साहित्य अकादमी, ये भी भोपाल में है। इसकी स्थापना 2013 में हुई और इसके विकास हेतु, भोजपुरी के भाषा के विकास हेतु इसका गठन किया गया। तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो कि साहित्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो इनकी भी बारे में आप याद रखिए। तो लगभग सभी संस्थाएं भोपाल में हैं, सिर्फ एक जो कालिदास अकादमी है वह उज्जैन में है। इनके वर्ष पूछ लेता है, ये जरूर बता दीजिए। कुछ जो सृजन पीठ हैं मध्य प्रदेश के, उसमें देखें तो निराला सृजन पीठ, ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ, ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। मुक्तिबोध सृजन पीठ, ये हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, ये जबलपुर में स्थित है। और तुलसी सृजन पीठ, ये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में प्रस्तावित है। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के सृजन पीठ हैं जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कौन से विश्वविद्यालय में कौन सा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो था हमारा मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी कृतियां और साहित्य से जुड़ी हुई संस्थाएं या सृजन पीठ के बारे में। तो इस एक ही वीडियो से आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। इनकी हम MCQ नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।